प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय की पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम उदासीनता वक्र का अध्ययन करें। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उदासीनता वक्र की जो परिभाषा है, जो उदासीनता वक्र का अर्थ है, वो समझेंगे। विद्यार्थियों, उदासीनता वक्र क्या होता है? विद्यार्थियों, उदासीनता वक्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। उदासीनता वक्र वह रेखा होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी उदासीनता वक्र वह रेखा होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। एक उदासीनता वक्र पर स्थित सभी संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। विद्यार्थी, इसलिए उपभोक्ता इन संयोगों के चुनाव के संबंध में उदासीन रहता है, यानी इंडिफरेंट रहता है। इसलिए इसे इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र कहते हैं। अर्थात वह उन सभी संयोगों को समान महत्व देता है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में रखता है। उदासीनता वक्रों की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है। विद्यार्थियों, कुछ परिभाषाओं का हम उनको देखते हैं। विद्यार्थियों, हेंडरसन एंड क्वांट के अनुसार वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों जिनसे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है कि बिंदु मार्ग से एक उदासीनता वक्र का निर्माण होता है। हेंडरसन एंड क्वांट कहते हैं कि वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों जिनसे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है कि बिंदु मार्ग से एक उदासीनता वक्र का निर्माण होता है। दूसरी परिभाषा दी है ए.एल. मेयर्स ने। वो कहते हैं उदासीनता तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखलाती है जिनमें किसी व्यक्ति को समान संतोष मिलता है। यदि इस उदासीन तालिका को हम किसी वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें एक उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। वे कहते हैं, ए.एल. मेयर्स उदासीनता वक्र को परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं उदासीन तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखलाती है जिनमें किसी व्यक्ति को समान संतोष मिलता है। यदि इस उदासीन तालिका को हम किसी वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें एक उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। तीसरी परिभाषा जे.के. स्मिथ ने दी है। वो कहते हैं यह वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु मार्ग है जिनमें व्यक्ति उदासीन रहता है, इसलिए उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। जे.के. स्मिथ कहते हैं यह वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु मार्ग है जिनमें व्यक्ति उदासीन रहता है, इसलिए उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। चौथी परिभाषा फर्ग्यूसन ने दी है। वो कहते हैं एक उदासीनता वक्र विशिष्ट बजटों अथवा वस्तुओं के संयोगों का बिंदु मार्ग है जिसमें प्रत्येक से उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है अथवा जिनके लिए उपभोक्ता उदासीन रहता है। फर्ग्यूसन कहते हैं एक उदासीनता वक्र विशिष्ट बजटों अथवा वस्तुओं के संयोगों का बिंदु मार्ग है जिसमें प्रत्येक से उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है अथवा जिनके लिए उपभोक्ता उदासीन रहता है। विद्यार्थियों, उदासीनता वक्रों को समझने के लिए
उदासीनता अनुसूचियों को समझना आवश्यक है। तो इसलिए विद्यार्थियों आइए हम एक उदासीनता अनुसूची को बना के देखते हैं। उदासीनता अनुसूची क्या है? विद्यार्थियों यहाँ पे हम एक उदासीनता अनुसूची को बना के लिखेंगे। विद्यार्थियों सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे संयोग, वस्तु x, वस्तु y। विद्यार्थियों संयोगों को हम नाम देते हैं संयोग A, संयोग B। संयोग A में वस्तु x की मात्रा 1 इकाई है और वस्तु y की मात्रा 12 इकाई है। संयोग B में वस्तु x की मात्रा 2 इकाई और वस्तु y की मात्रा 8 इकाई। इसी प्रकार से संयोग C की बात करें तो वस्तु x की मात्रा 3 इकाई और वस्तु y की मात्रा 5 इकाई। संयोग D की बात करें तो वस्तु x की मात्रा 4 इकाई और वस्तु y की मात्रा 3 इकाई। और संयोग E की बात करें तो वस्तु x की मात्रा 5 इकाई और वस्तु y की मात्रा 2 इकाई। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एक उदासीनता अनुसूची इंडिफरेंस शेड्यूल है जो हमें विभिन्न संयोग बताता है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि ये जो विभिन्न संयोग हमें दर्शाए गए हैं इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। इसीलिए उसे किसी भी संयोग से उसे अंतर नहीं पड़ता, वो उन सबके प्रति उदासीन है क्योंकि इन सभी संयोगों से उसे समान उपयोगिता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों ये कहलाती है उपभोक्ता, ये कहलाती है उदासीनता अनुसूची इंडिफरेंस शेड्यूल। विद्यार्थियों इसी उदासीनता अनुसूची को विद्यार्थियों जब हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो उससे जो रेखा बनती है वह उदासीनता वक्र कहलाती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम इस उदासीनता अनुसूची को रेखा चित्र पर प्रदर्शित करेंगे तो उससे जो रेखा बनेगी वह उदासीनता वक्र कहलाएगी। तो विद्यार्थियों आइए हम इसको उदासीनता अनुसूची को एक रेखा चित्र पर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थी यहां पर y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष पर विद्यार्थियों हम y वस्तु की मात्रा को दर्शाएंगे और x स्तर की अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर हम x वस्तु की मात्रा को दर्शाएंगे और यहां पे हमारा उदासीनता वक्र ऐसे बनेगा आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व। तो विद्यार्थियों इन संयोगों को जब हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो ये जो रेखा बनती है ये है उदासीनता वक्र। विद्यार्थियों यहां पे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन
इस प्रकार से विद्यार्थियों ये सभी कॉम्बिनेशंस हमने इन संयोगों को हम रेखा चित्र पर दिखाएंगे, तो इन संयोगों से हमें एक उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। इन संयोगों को हमने जब एक रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया तो हमें एक रेखा प्राप्त हुई जिसे हम उदासीनता वक्र कहेंगे। अब विद्यार्थियों हमें उदासीनता मानचित्र को समझना पड़ेगा। हम उदासीनता मानचित्र की बात करते हैं तो उदासीनता मानचित्र उपभोक्ता के पसंदगी फलन का पूर्ण विवरण एक उदासीनता मानचित्र यानी इंडिफरेंस मैप द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उदासीनता मानचित्र में एक उपभोक्ता के जितने पसंदगी स्तर होते हैं उतने ही उदासीनता वक्र होते हैं। इसमें कई उदासीनता वक्र दर्शाए जाते हैं, लेकिन दाईं तरफ का जो उदासीनता वक्र होता है वो अधिक उपयोगिता, अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पे हम एक अलग इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं IC2, तो IC2 उपयोगिता के अधिक स्तर को प्रदर्शित करता है बजाय IC1 की। जो दाएं तरफ का जो उदासीनता वक्र है वो ऊंचे स्तर को, संतुष्टि के ऊंचे स्तर को, उपयोगिता के ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दाईं तरफ के उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राओं के संयोग से बना हुआ है। विद्यार्थी अब हम चर्चा करेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में। तो विद्यार्थियों उदासीनता वक्र विश्लेषण की पहली मान्यता है उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है, को अधिकतम करना है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है, अधिकतम करना है। दूसरा, पहला जो मान्यता है वो है कि उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। विद्यार्थी उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए ये पहला मान्यता हुई। दूसरी मान्यता विद्यार्थियों है कि वस्तुएं विभाजनीय हैं, यानी वस्तुओं का विभाजनीय होना। विद्यार्थियों यानी वस्तुओं का विभाजनीय होना।
विद्यार्थियों, दूसरी जो मान्यता है कि वस्तुएं विभाजनीय हैं। विद्यार्थियों, वस्तुओं का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन संभव है। साथ ही यह मान्यता भी है कि बाजार में उपभोग के क्रिया के दौरान पूर्ण निश्चितता की स्थिति रहती है। इसलिए इस मॉडल को स्थैतिक प्रकृति का कहा जाता है। तीसरी मान्यता जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है और हमें इसको समझने के लिए हम वापस एक उदासीनता अनुसूची को देखेंगे। आइए विद्यार्थियों, इसको हम विस्तार से समझते हैं। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। विद्यार्थियों, हम वापस एक उदासीनता अनुसूची देखते हैं। ये दिए हुए हैं संयोग, ये वस्तु x, वस्तु y, और विद्यार्थियों संयोग A में वस्तु x की 1 इकाई है और वस्तु y की 12 इकाई। संयोग B वस्तु x की 2 इकाई और वस्तु y की 8 इकाई। संयोग C में वस्तु x की 3 इकाई, वस्तु y की 5 इकाई। संयोग D में वस्तु x की 4 इकाई और वस्तु y की 3 इकाई। और संयोग E में वस्तु x की 5 इकाई और वस्तु y की 2 इकाई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने एक वापस उदासीनता अनुसूची को देख रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विद्यार्थियों, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण में ये वही कार्य करता है जो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता की धारणा द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक विनिमय अनुपात है जो यह बतलाती है कि जब उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस दर पर छोड़ने अथवा लेने के लिए तैयार होता है, जिससे उसकी कुल संतुष्टि पर किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। विद्यार्थियों, अब हमें इसको गहराई से समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर जब उपभोक्ता x तथा y वस्तु के लिए A संयोग पर है तब उसके पास x वस्तु की 1 इकाई तथा y वस्तु की 12 इकाइयां हैं, जिनसे उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अथवा संतुष्टि का एक स्तर प्राप्त होता है। ठीक है। यदि उपभोक्ता x वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करना चाहता है तो संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए उसे y वस्तु की कुछ इकाइयां त्यागनी होंगी। अब यदि उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जो वो प्राप्त करेगा इकाई, तो जो नया संयोग बनेगा उस संयोग से भी उपभोक्ता को
उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए जितनी कि पिछले संयोग से हो रही थी। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता x वस्तु की एक इकाई बढ़ा रहा है तो वह y वस्तु की कुछ इकाइयां त्यागे, तभी वह समान संतुष्टि के स्तर पर रह पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, वह b संयोग पर x वस्तु की एक और इकाई के लिए y वस्तु की 4 इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है। अर्थात यहां y वस्तु को x वस्तु में बदलने की दर 4 है। अर्थात x वस्तु की एक इकाई के लिए y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया जा सकता है। यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है विद्यार्थियों, और इसे उदासीनता वक्र विश्लेषण में इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वह मात्रा है जिसको x वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने को तैयार होता है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहे। तो विद्यार्थियों, उपभोक्ता जब B संयोग से C संयोग पर जाता है तब वह x वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 3 इकाइयां त्यागने को तैयार रहता है। अतः x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर 3 है। इसको हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे, MRS x y, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन xy, यानी x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और विद्यार्थियों इसी तरह जब उपभोक्ता संयोग C से संयोग D पर जाता है तब प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2 तथा D से E पर जब वह जाता है तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर 1 हो जाती है। किसी उदासीनता वक्र पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर को कैसे मापा जाए? तो विद्यार्थियों, इसके लिए हम एक सूत्र काम में लेंगे जो होता है y में परिवर्तन, y वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन, इसका हम भाग करेंगे x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। MRS XY बराबर किसके है? इसके। यानी y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, इसका विभाजन हम करेंगे किससे? x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। यानी आइए हम इसको देखते हैं। जैसे y वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, संयोग A से B की यदि तुलना करें तो 4, और x की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 1, तो यहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4 होगी। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकालेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो पहले यहां पे 4 थी, विद्यार्थियों हमने देखा कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो यहां पे 4 थी। संयोग A से संयोग B की बात करें तो ये 4 है। अब ये संयोग C पे जाते हैं तो ये घट के 3 हो गई, फिर यहां पे 2 हो गई और यहां पे 1 हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह लगातार घट रही है।
वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जा रही है। उपभोक्ता ए से बी संयोग पर जाने की अवस्था में एक्स वस्तु की 1 इकाई के लिए वाई वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार था, जबकि बी से सी पर जाने पर वह एक्स वस्तु की 1 इकाई के लिए वाई वस्तु की 3 इकाइयां ही छोड़ने को तैयार है। इसी तरह सी से डी पर तथा डी से ई पर जाने के पर वह 2 तथा 1 इकाइयां छोड़ने को तैयार है। अर्थात एक्स वस्तु की एक और इकाई लगातार वाई वस्तु की घटती इकाइयों का प्रतिस्थापन कर रही है। यह प्रवृत्ति ही घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थियों, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत इसलिए लागू होता है कि जब उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उसके लिए उसकी इच्छा अथवा महत्व कम होता जाता है, तथा इसके विपरीत जिस वस्तु की का प्रतिस्थापन किया जाता है, उपभोक्ता की इच्छा उसकी मात्रा में प्रत्येक कमी के लिए अधिक होती है। अतः एक वस्तु दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन घटती सीमांत दर से करती है। तो हिग्स ने घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के सिद्धांत को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, माना कि हम वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा से प्रारंभ करते हैं और फिर x वस्तु की मात्रा में वृद्धि तथा y वस्तु की मात्रा में कमी करते चलते हैं कि उपभोक्ता अंत में ना तो पहले से अच्छी और ना बुरी अवस्था में हो। तो x की प्रथम इकाई के लिए y की जितनी मात्रा घटानी पड़ती है, उसकी अपेक्षा x की दूसरी इकाई के लिए y की कम मात्रा घटाई जाएगी। यानी वे कहते हैं कि माना कि हम y वस्तु की मात्रा में कमी करते चलते हैं। वे कहते हैं कि माना कि हम वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा से प्रारंभ करते हैं और फिर x वस्तु की मात्रा में वृद्धि तथा y वस्तु की मात्रा में कमी करते चलते हैं कि उपभोक्ता अंत में ना तो पहले से अच्छी ना बुरी अवस्था में हो। तो x की प्रथम इकाई के लिए y की जितनी मात्रा घटानी पड़ती है, उसकी अपेक्षा x की दूसरी इकाई के लिए y की कम मात्रा घटाई जाएगी। दूसरे शब्दों में x और y के लिए जितना अधिक प्रतिस्थापन करते हैं, x की प्रतिस्थापन की जो घटती सीमांत दर उतनी ही कम होती जाती है। यानी दूसरे शब्दों में x और y के लिए जितना अधिक प्रतिस्थापन हम करते हैं, x की प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर उतनी ही कम होती जाती है। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी, चलिए हम घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के सिद्धांत को रेखा चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। विद्यार्थी, ये हमारा उदासीनता वक्र है, जहां y अक्ष पर y वस्तु तथा x अक्ष पर x वस्तु दर्शाई गई है। यहां पर उदासीनता वक्र विद्यार्थियों, जब उपभोक्ता
विद्यार्थियों, जब उपभोक्ता संयोग ए, विद्यार्थियों जब उपभोक्ता संयोग ए से संयोग बी पर जाता है, यानी बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है, तब वह एक्स वस्तु की ये आर बिंदु, तब वह एक्स वस्तु की आर बी मात्रा आर बी मात्रा के लिए वाई वस्तु की ए आर मात्रा का त्याग करता है, तथा जब वह संयोग बी यानी बिंदु बी से सी बिंदु पर जाता है, ये जो बिंदु संयोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जब वह बिंदु बी से बिंदु सी पर जाता है, तब वह इसे x, इसे हम s मानेंगे, तब वह x वस्तु की एससी मात्रा के लिए y वस्तु की bs मात्रा का ही त्याग करता है। देखिए यहां पे बात समझने वाली यह है कि SC और RB और SC दोनों बराबर है, लेकिन पहले तो जहां उपभोक्ता बिंदु A से बिंदु B पर जाने के लिए X वस्तु की RB मात्रा के लिए Y वस्तु की AR मात्रा का त्याग कर रहा है। देखिए AR, लेकिन जब वह B से C बिंदु पर जाता है, तो वह उतनी ही X वस्तु की मात्रा के लिए केवल BS Y वस्तु का त्याग करता है, क्योंकि AR बड़ा है और BS छोटा है। इससे ये मालूम चलता है कि सीमांत की प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट गई। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने सीमांत दर के सिद्धांत को समझा। तो ये तीसरी मान्यता है, अब विद्यार्थियों हम और जो मान्यता है उनका भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों जो चौथी यहाँ पे मान्यता है वो है क्रमवाचक मापनीयता। तो विद्यार्थियों हमने अभी तक उदासीनता वक्र की जो मान्यताएं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं का। और उसमें हमने पहली मान्यता क्या है, उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। दूसरी मान्यता है वस्तुओं का विभाजनीय होना। तीसरी मान्यता है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। चौथी जो मान्यता है assumptions of indifference curve analysis, वो है क्रमवाचक मापनीयता यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि विवेक पर आधारित है, जिसको किसी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। उपभोक्ता वरीयता के अनुसार अपनी संतुष्टि को क्रमबद्ध कर सकता है। और पांचवी मान्यता है सामंजस्य एवं सकर्मकता। सामंजस्य एवं सकर्मकता। तो विद्यार्थियों कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसटिविटी
कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। विद्यार्थियों, यह मान्यता है कि उपभोक्ता जब अपनी संतुष्टि के अनुसार वस्तुओं के क्रम की वरीयता स्थापित करता है तो वह वरीयता स्थिर होती है। इसमें उपभोक्ता बार बार परिवर्तन नहीं करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि उदासीनता वक्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। हमने देखा कि उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या है। हमने समझा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। हमने समझा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती क्यों है। तो आज की लेक्चर में हमने उदासीनता वक्र से आपका परिचय कराया। विद्यार्थियों, इसके साथ साथ यह भी हमें देखना होगा कि उदासीनता वक्र का इतिहास कहां क्या रहा है। उदासीनता वक्र का, तो विद्यार्थियों, उदासीनता वक्र विश्लेषण तकनीक का आविष्कार एक अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में सन 1881 में मांग पर प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया था। विद्यार्थियों, अमेरिका में 1882 में फिशर द्वारा भी उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया गया था। विद्यार्थियों, इटली निवासी पेरेटो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1909 में अपनी पुस्तक में उपयोगिता की व्याख्या के लिए क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया। विद्यार्थियों, उदासीनता वक्रों का प्रयोग 1913 में W.E. जॉनसन तथा 1915 में रूसी अर्थशास्त्री स्लटस्की द्वारा भी किया गया। परंतु उदासीनता वक्र विधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दो अंग्रेज अर्थशास्त्रियों प्रोफेसर J.R. हिक्स तथा प्रोफेसर R.G.D. एलन को है, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए इकोनॉमिका नामक पत्रिका में के फरवरी तथा मई 1934 के अंक में एक लेख ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू प्रकाशित किया तथा उदासीनता वक्र विश्लेषण तकनीक को अधिक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर हिक्स ने 1939 में अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी विस्तृत व्याख्या की तथा 1956 में अपनी दूसरी पुस्तक ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इस सिद्धांत को और अधिक विस्तृत रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने उदासीनता वक्र का इतिहास, उदासीनता वक्र का अर्थ, परिभाषाएं, उदासीनता वक्र की मान्यताएं, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, उदासीनता अनुसूचियां, उदासीनता मानचित्र, इन सब का अध्ययन किया। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।